This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन, वेलकम टू द मार्केट शो। मैं हूं अली नासिर। जिन मौज़ूआत के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे उनका महवर होगा कमोडिटी प्राइसेस, यानी आम अशिया की कीमतों के अंदर जो इजाफ़ा हम रमज़ान के महीने के अंदर देखते हैं, किस हद तक उन पर काबू पाया जा चुका है। ज़ाहिरी बात है, हमारे यहाँ आज हमेशा की तरह हम कोशिश करते हैं यकम रमज़ान पे बात तो हमें कोई और करनी चाहिए कि कारोबारी एक्टिविटीज़ किस तरह से बेहतर होंगी, आगे बढ़ेंगी और क्या क्या चीज़ें सरमायाकारी के शोबे में होंगी। लेकिन अफसोस की बात यह कि हमेशा की तरह यकम रमज़ान को और या रमज़ान के अवाइल में हम कीमतों पर ही बातें करते रहते हैं, कीमतें बढ़ेंगी, कीमतें कम होंगी। और ये बड़ी अजीब व गरीब सी चीज़ है कि हमारी माशियात का जो फोकस है वो हट जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। हम ना तो बात कर सकते हैं इंडस्ट्री की, ना बात कर सकते हैं ट्रेड की, जब तक कि हम कॉमन मैन्स लाइफ को एड्रेस ना करें और जब तक कि हम इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को रिविज़िट ना करें। अगर हम नहीं समझ पाएंगे तो हम मसाइल का शिकार होंगे, परेशानियों का शिकार होंगे। तो जल्द से जल्द हमारा फोकस यही रहना चाहिए कि हम रिड्यूस करें प्राइसेस को इस हद तक कि इन्फ्लेशन रेट के अंदर हम कमी देखें। अच्छा, इन्फ्लेशन जो है ये मेरा ओपिनियन है, प्लीज़ डोंट टेक इट एज ए जनरल ओपिनियन ऑफ ऑल इकोनॉमिस्ट्स। मेरी अपनी राय ये है कि क़ुव्वत ख़रीद में इजाफ़ा जब होगा, लोग एम्पावर्ड फील करेंगे इकोनॉमिकली, तो उसके बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हमारी इकोनॉमी पर मुरतब हो सकते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड लेट्स नॉट फॉरगेट द फैक्ट कि इन्फ्लेशन जो है वो एक अहम जुज़ है पाकिस्तान जैसी मईशत का, और ख़ास तौर पे तरक्की पजीर ममालिक हों, तरक्की याफ्ता ममालिक हों, इन सब के अंदर जो है वो इन्फ्लेशन की एक सतह इसलिए रखी जाती है ताकि मुनाफे की अट्रैक्शन क्रिएट करके ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी लाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया जाए। दैट इज़ इट्स नॉट अ कंपल्शन, बट जदीद आज़ाद मईशत जिसके मुतालिक वैसे भी बात करते रहते हैं, उसमें यह लाजमी सा हो जाता है एक तरह से कि हमें फोकस करना पड़ता है थोड़ा सा कि हम इंसेंटिवाइज़ करें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को, मैन्युफैक्चरिंग को, इवन एग्रीकल्चर को। और ये सिर्फ तभी पॉसिबल होता है जब सालाना बुनियादों के ऊपर चीज़ों की कीमतों में इजाफ़ा हो, और ये चीज़ हमारे लिए समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। लोग कहते हैं साहब महंगाई, क्या आप कह रहे हैं कि महंगाई अच्छी चीज़ है? मैं नहीं कह रहा कि महंगाई अच्छी चीज़ है, मैं कह रहा हूँ जदीद आज़ाद मईशत के अंदर महंगाई होगी, अब उसको काबू में रखना यही तो मुश्किल काम है, यही तो इदारों का काम है, यही तो सरकारी अफसरान का काम है जो इस मामले से वाकिफ़ भी हैं और उससे वाबस्ता भी हैं। अनीस मजीद साहब, जो कि आपको पता है कि हमारे प्रोग्रामों में बराह रास्त काफ़ी मरतबा शामिल होते हैं, अब शामिल गुफ्तगू होंगे हमारे साथ बज़रिया टेलीफोन लाइन। ये होल सेलर हैं और उन्हीं को रिप्रेजेंट भी करते हैं, उनकी एक तंजीम है। वेलकम करूँगा आपको शो में। थैंक यू वेरी मच जनाब। अनीस मजीद साहब, हम बात कर रहे थे, अब रमज़ान का आगाज़ हो गया, पहले भी आए थे। अब कीमतों की जहाँ तक बात करें, आपके ख़्याल से क्या हमेशा की तरह रमज़ान के अवाइल में वही रिवायती सवाल आपसे पूछूंगा कि चीज़ों की कीमतों में इजाफ़ा हो गया, या इस दफ़ा आप अच्छी कोई नवीद सुनाएंगे कि बिल्कुल इजाफ़ा नहीं हुआ और आज भी अगर मैं कोई चीज़ लेने के लिए जाऊँ तो वो तकरीबन उसी कीमत पर मुझे मिल जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो होलसेल मार्केट का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं आपको बताऊं कि पिछले जो 1-1.5 महीने में प्राइसेस थी उसके मुकाबले में प्राइसेस बढ़ी नहीं है, बल्कि थोड़ी सी कम है होलसेल मार्केट में। अब ये कि रिटेल में इसका इम्पैक्ट आया नहीं आया, बल्कि वहाँ पे नहीं आता, वो एक अलग इशू है। ये दो तरह की चीजें हैं पाकिस्तान में, हमें समझने की जरूरत है। और जो यहाँ पे ओवरऑल जो होलसेल में प्राइसेस बढ़ते हैं उसकी वजह जो आपको पता है कि ये डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है। और इस दफा एक चीज जो बेसिकली हमारी जो क्रॉप है चने की, वो हमारे पास हर दफा से बहुत कम है। इस दफा हमारे पास जो चने की क्रॉप है वो 3.25 लाख टन की है, जबकि हमारी खपत 7-7.5 लाख टन की है। तो जो इम्पोर्टर्स हैं वो मंगा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से चना, जो कि उसकी कीमत पाकिस्तान के मुकाबले में काफ़ी है। लिहाजा इस लिहाज से देखा जाए तो अगर हुकूमत को चाहिए था कि अगर ये देखे कि क्रॉप कम है तो फिर इसको
या तो सब्सिडाइज करे या कोई ना कोई इसका तरीकाकार होना चाहिए ताकि आम आवाम को एक चीज सही कीमत में मिल सके। लेकिन जब क्रॉप की पोजीशन सामने आती है उस वक्त ये डिसीजन लेना होता है ताकि आम आवाम को जो रेट है वो मुनासिब मिल सके। अच्छा, यहाँ पर जैसे आपने कहा कि रिटेलर और होलसेलर जो हैं वो अपनी अलहदा एक मार्केट्स में ऑपरेट करते हैं। रिटेलर्स अपना जो अपना आप समझ लें कि मार्जिन है वो काफ़ी जैकअप कर देते हैं, यानी कि बढ़ा देते हैं ड्यूरिंग रमज़ान। आप लोगों के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस होता है या उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता? यानी कोई एक चीज़ तो होगी ना। देखिए, दोनों के ऊपर चेक एंड बैलेंस तो होता है, मगर चेक एंड बैलेंस का सबसे बड़ा इशू ये है कि जो प्राइस लिस्ट है वो मुनसिफाना अगर बन जाए तो मैं समझता हूँ काफी हद तक सब लोगों के लिए फायदा हो जाएगा। आम आदमी को भी फायदा होगा, इसमें रिटेलर्स को भी फायदा होगा और जो होलसेलर्स हैं उसको भी मुनासिब कीमत मिल सकेगी और जो चेक एंड बैलेंस करने वाले लोग हैं उनकी तरह आमदनी कम हो जाएगी, लेकिन होगा सब मुल्क के लिए फायदा हो जाएगा। मगर ये होता नहीं है और लिस्ट जो है मुनसिफाना बनती नहीं है जिससे सब बेनिफिट उठाते हैं और फिर उसका फायदा आम आवाम को नहीं होता और आम आवाम बेचारी हमेशा पिसती रहती है। वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो आम इस्तेमाल के हमारे ग्रेन्स हैं, बेसिक स्टेपल ग्रेन्स, इनकी प्राइसेस में स्टेबिलिटी है अभी? देखिए, अभी मैं स्टेबिलिटी इसलिए कहूँगा कि मैं तो होलसेल मार्केट में हूँ और वहाँ पे मैं आपको स्टेबिलिटी इसलिए कहूँगा कि मुझे पता है कि एक महीना पहले जो प्राइसेस हैं उससे प्राइसेस में बढ़ोतरी नहीं हुई बल्कि थोड़ी सी कमी है। तो वो कमी हम होलसेलर्स को तो नजर आती है, शायद रिटेलर्स को या जो आम आदमी है उसको नजर नहीं आएगी। तो मैं इसलिए कहूँगा कि जो पहले एक महीना 1.5 महीना पहले जो मार्केट थी उससे मार्केट में कमी आई है। अच्छा, यहाँ पर मेरे जहन में जो बुनियादी सवाल आता है, क्या आप हमारे नाजरीन के लिए होलसेल रेट्स बता सकते हैं चंद अजनास के? मेरे ख्याल उससे फिर आसानी पैदा हो जाएगी। कोई ऐसी वैरायटीज़ जो आपके जहन में हो? ये देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो माश है, माश की दाल वो सबसे महंगी अब इस वक्त चल रही है। उसकी वजह ये है कि जो ये माश जो है हमारे पास जो प्रोडक्शन होती है वो सिर्फ 5-7 हज़ार टन होती है, जबकि हमारी खपत है 60 से 70 हज़ार टन की। तो 60 से 70 हज़ार टन हम लोग बर्मा से माल मंगवाते हैं और थोड़ा सा माल थाईलैंड से भी आता है। तो जो बर्मा में जो आम रूटीन रेट में रहा करता था वो तकरीबन $600-700 पर टन हुआ करता था। इस दफा जो है वो बढ़ के जो है एक 20 या $2100 पर टन हो गया और फिर 21 होने के बाद वो अभी 1500 से 1600 रुपए टन पे चल रहा है। तो आप इसका अंदाजा लगाएंगे कितनी फ्लक्चुएशन है और कितनी वहाँ पे मार्केट में बढ़ोतरी है। इसकी वजह यह है कि जो इंडिया है, इंडिया में भी क्रॉप कम हुई इस साल। तो जब इंडिया इज द बिगेस्ट इम्पोर्टर एंड इंडिया इज द बिगेस्ट कंज्यूमर, तो वो जब मार्केट में आता है तो उसमें प्राइसेस में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। तो ये सूरत हाल रही माश में भी और मसूर में भी यही सूरत हाल रही। मसूर भी हमारी जो प्रोडक्शन है वो आप समझिए कि हमारे पास जो है तकरीबन 15 से 30 लाख टन की प्रोडक्शन होती है और हमारी खपत। लेकिन रमजान में ये सारी बाकी दालें तो बादी तस्वुर की जाएंगी। लोग ज्यादातर जो है वो चने और चने की दाल और फिर ग्राम फ्लावर पे फोकस करेंगे। अर्ज किया कि चने की जो हमारी फसल है इस साल काफी कम है और चने की जो है हम ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। जब ऑस्ट्रेलिया से माल आ रहा है तो उसकी कीमत तकरीबन जो होल साबित जो है ना वो 105 से 10 रुपए किलो है। जब उसकी दाल बनती है तो वो 130 रुपए और 35 रुपए होलसेल में इसकी अवेलेबिलिटी है अभी। अच्छा। यहाँ लोकल की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो यानी ये अभी भी एक्सपेंसिव हैं? एक्सपेंसिव है। जब मैंने आपको याद होगा कि एक पिछले प्रोग्राम में एक जो कमेटी के अरकान आए थे, मुझे भी फोन पे लिया गया था। मैंने उनसे कहा कि 50 रुपए की दाल चना है वो सस्ती है, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये अंडर इन्वॉइसिंग हो रही है और इस तरह हो रहा है। जबकि अंडर इन्वॉइसिंग होने का इसलिए सवाल नहीं था कि वो तो पाकिस्तानी ही माल था। जब प्राइस कमेटी के लोगों को इतना इल्म नहीं होगा कि वो माल पाकिस्तानी या इम्पोर्ट हो रहा है तो ब्लेम लगा देते हैं और इससे नुकसान आम आदमी को होता है। जबकि वो बताने की उस वक्त ये जरूरत थी कि हाँ ये माल सस्ता मिल रहा है, लेकिन उसको बताने के बजाय वो उल्टी बात करते हैं जिससे इनको इल्म नहीं होता कि ये इम्पोर्ट हो रहा है या लोकल माल है या इम्पोर्ट में अंडर इन्वॉइसिंग किस तरह होती है, क्या होती है। इसमें तो हमारे पास तो ना सेल्स टैक्स है ना ड्यूटी है, तो इस पे तो अंडर इन्वॉइसिंग होने का सवाल ही नहीं है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमें अल्लाह ने ऐसी आइटम दी है जिसमें कोई ऐसी
बेईमानी हो ही नहीं सकती। नहीं अनीस साहब, मेरे जहन में देखें ना एक सवाल है, मैं उनके सवाल से कतई नज़र या उनकी इंक्वायरी से कतई नज़र बात करता हूँ। बात यह है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर जो है ना बहुत तेज़ी से कमी हुई है, जिसमें पल्सेस भी शामिल हैं, बीन्स भी शामिल हैं। क्या आप इससे एग्री करेंगे कि पल्सेस और बीन्स की जो दुनिया भर में कीमतें हैं उनसे ज़्यादा कीमतें पाकिस्तान में दुगनी हैं, तिगनी हैं, क्या है मतलब स्टेटस बताइएगा। नहीं कुछ क्लियर हो जाए ना, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों की आदत ये है कि भाई अगर लोहे की कीमत गिर गई, सोने की कीमत गिर गई, तो फिर दाल की भी कीमत गिर गई। मैं अभी आपको यही बता रहा था, अभी माश की मैंने मिसाल दी जो कितनी कीमतें बढ़ी हुई हैं। इसी तरह जो मसूर में जो है वो कीमत जो है ना $1000 से $1100 तक हो गई, और फिर वो अब जो है दोबारा $950 पे आ गई। तो ये जो है ये रूटीन में जो है ना $600 से $700 से ज्यादा $800 की आइटम हुआ करती है। तो ये इतना उसमें भी इजाफा हुआ। तो आप इसको ये मैं जो बिल्कुल हकीकत है ये डबल चेक भी हो सकता है, आप कहीं से भी इसको चेक कर सकते हैं जो मैं प्राइसेस बता रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि कमी नहीं हुई ना, ज्यादा हुआ, और ज्यादा हुआ तो इधर जो लैंडेड कॉस्ट है उससे कोई ज्यादा नहीं बिक रहा, मतलब वो मुनासिब नफे में, या कई अगर ज्यादा किसी ने जैसे अब 1000-1100 में जिसने बुक करा लिया होगा, उसका जब कार्गो पहुंचेगा तो वो ऑब्वियसली लॉस में बेचेगा। हाँ, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ साथ साथ, अगर मैं भी तहकीक करके आपके साथ बराह रास्त कोई सवाल इसी नौयत से पूछूं। अच्छा, एक चीज़ और है कि हमारे यहाँ एक बड़ी बेसिक सी चीज़ है कुकिंग ऑयल। अब कुकिंग ऑयल की प्राइसेस पहले हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा थी, अब ज़्यादा इस वजह से थी क्योंकि पाम ऑयल की कीमत बहुत ज़्यादा थी। पाम ऑयल हम इंपोर्ट किया करते थे, और हमारी सबसे बड़ी इंपोर्ट्स में से एक है, मेरे ख्याल मलेशिया और इंडोनेशिया से ज़्यादा इंपोर्ट होती है जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। अब इसकी कीमतों के अंदर बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर ऐसी गिरावट आई कि बिल्कुल जैसे मादनी तेल का हाल हुआ वही इनका भी हाल हुआ, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुकिंग ऑयल की कीमतों के अंदर उतनी कमी नहीं आई। सवालिया निशान क्यों? ये भी जो है, ये भी आपकी बात काफी हद तक ठीक है। उसमें भी देखिए एक चीज होती है कि जैसे ये कनोला ऑयल था, कनोला की ये जो प्राइसेस बढ़ के ये $600 से $650 की थी, और उसके बाद कम होके ये 400 से अब ये $450 पे आई है। कैनोला सनफ्लावर ऑयल को कहते हैं? नहीं, सनफ्लावर और होता है, सनफ्लावर की भी रेट तकरीबन इसी नौयत के हैं, और सनफ्लावर और कनोला के ऑयल जो है वो ऑलमोस्ट तेल जो है वो अलग अलग बिकता है, मगर सनफ्लावर का ऑयल अलग होता है और कनोला ऑयल अलग होता है। अच्छा अच्छा, और उसमें भी कीमतों के अंदर गिरावट हमने देखी? हाँ, गिरावट होलसेल में, यानी कि जो इम्पोर्ट स्टेज पे उसकी कीमत गिरी, वो अकॉर्डिंगली वो कीमतें गिरी। अब ये कि ब्रांडेड आइटम्स में शायद इतनी कमी नहीं हुई, लेकिन ट्रांसलेट नहीं हुई ना वो सर, ट्रांसलेट नहीं हुई। खुला तो मिलता नहीं है अब तेल, अब मेरे ख्याल से नहीं खुला मिलता, घी मिल जाता खुला, और कुछ जहाँ तेल और घी खुला तो मिलता है, लेकिन वो ब्रांडेड आइटम जो है वो अपनी होती है। उसमें भी उन्होंने ऐसे, मुझे इतना आइडिया नहीं है कितनी कमी की, लेकिन ये मैंने एडवर्टीजमेंट में देखा कि किसी ने 10 रुपए, किसी ने 5 रुपए, इस तरह एडवर्टीजमेंट में करके उसको कम किया है। हाँ, और अच्छा प्राइस वेरिएशन रिटेल में बहुत ज़्यादा है, मैं आपको बताऊं अनीस साहब, बहुत ज़्यादा रिटेल में वेरिएशन है। यानी कुछ जो जैसे पिछली दफ़ा भी हम गुफ्तगू कर रहे थे, चंद आउटलेट्स के ऊपर तेल की कीमतों के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, और कहीं पे जो है वो उसका वही मार्केट रेट जो उसके ऊपर प्रिंट हुआ हुआ वो मिल रहा है। ये क्या मसला है? हाँ, बस यही जो चीज़ें हैं, अब ये कि इसमें इंफॉर्मेशन या जो अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। सब लोगों को अगर एक्चुअली अवेयरनेस दी जाए तो उससे काफ़ी हद तक बेनिफिट हो सकता है। अब ये कि जब प्राइस फिक्सेशन होती है तो उस वक्त भी कुछ चंद गिने चुने जो है रिटेलर्स आते हैं, जिसकी इतनी ज़्यादा पूरा कराची में जितनी दुकानें हैं उसके निस्बत तो वो कुछ भी नहीं होते। तो वो सारी जो है बेसिक जो है वहाँ से शुरू होती है चीज़ें, कि अगर सिंसियरिटी सबसे पहले तो सब में होनी चाहिए, व्यापारी में जो प्राइस फिक्सेशन करते हैं उसमें। ब्रांडेड का बड़ा इशू आ रहा है ना, ब्रांडेड का बड़ा इशू आ रहा है। अब कुछ लोगों से जिनसे पूछते हैं भाई आप सस्ता क्यों दे रहे हैं, कहते हैं भाई हमारी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अरेंजमेंट है, हम ज्यादा माल खरीदते हैं, हमें डिस्काउंट मिलता है, हम एंड कस्टमर को दे देते हैं, हमारी सेल बढ़ जाती है। अब ब्रांडेड में ये मसला है, लोग बोलते हैं ठीक है भाई अब क्या करें, मजबूरी है। कहीं कहीं तो ब्रांडेड आइटम्स के लिए ऐसा है कि ये तो ऑफ कोर्स प्राइसेस उनकी ज्यादा होती हैं, मगर ये है कि उस पे उनको क्वालिटी मेंटेन करना और एक ही तरह में कम ज्यादा प्राइसेस हो जाना, तो फिर ये इसी तरह ये होता रहता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि सनफ्लावर जो है वो कनोला से बहुत ज्यादा महंगा हो गया, लेकिन एक ब्रांडेड कंपनी ने उसको मंगवाया क्यों
कि वो ये नहीं चाह रहे थे कि उसकी जो ब्रांड है वो डिसकंटिन्यू हो जाए, क्योंकि जो दूसरे लोग थे उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया सनफ्लावर मंगाना, एकदम से उसके प्राइसेस बढ़ गए थे। लेकिन उन्होंने अपनी आइटम को कंटिन्यू करने के लिए उसको इम्पोर्ट किया, चाहे कम ज्यादा, मगर उन्होंने अपनी ब्रांड को कंटिन्यू करने के लिए किया। तो कई औकात ऐसे होते हैं जिसमें लोगों को हर चीज मेंटेन करनी पड़ती है, कम ज्यादा में वो क्वालिटी और जो प्राइस है उसको मेंटेन करना पड़ता है। अच्छा, मुझे बाकी कंट्री का पता नहीं, मैं जनरल हैबिट्स आपको बताता हूँ कि टी की भी रिलेटिव कंजम्पशन होती है, रमज़ान में भी होती है, बाकी माह में भी होती है। गर्मी में वैसे भी कहते हैं इसकी तासीर ठंडी होती है तो लोग चाय कंज्यूम करते हैं। तो टी प्राइसेस के ऊपर भी कोई चेक है और दूसरी तरफ शुगर प्राइसेस पे भी कोई चेक है? यानी बेसिकली आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन द टी फैक्टर, चाय में क्या होगा? हाँ, चाय का एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा इल्म नहीं है, लेकिन मैं आपको शुगर का बता सकता हूँ कि शुगर में भी प्राइस चेकिंग प्रॉपर होती है। अच्छा। और वो भी देखिए, अभी जो रमजान आने से पहले जो प्राइसेस थी उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ, ऑलमोस्ट उसी तरह से वो प्राइसेस चल रही हैं, जबकि आपको पता है कि रमजान में उसकी खपत में 2-3 गुना इजाफा हो जाता है। लेकिन चूंकि सप्लाई बहुत ज्यादा है और हुकूमत ने एक अच्छा डिसीजन लिया कि वो एक्सपोर्ट जो अप्रैल तक किया वो ठीक है, इसके बाद एक्सपोर्ट अलाउ नहीं किया, तो प्राइसेस मेंटेन रही हैं। और आप देखें कि होलसेल मार्केट में 60 रुपए की प्राइस रमजान से पहले और रमजान में भी उसी को मेंटेन किया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा प्रोटीन रिच जो डाइट है, आपने मैंने एक दफ़ा बड़ी डिटेल डिस्कशन की थी, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोबिया आते हैं और बीन्स हैं, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता होगा रिलेटिव कंजम्पशन कम है, बीन्स की रिलेटिव कंजम्पशन कम है। ऐसे नहीं कि नहीं हो रहा, लेकिन उसको किस तरह से बढ़ाया जा सकता है? हमारे मुल्क के अंदर तो ज़रूरी है बीन्स की कंजम्पशन बढ़ाई जाए। जी, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। असल में बीन्स के फ़वाइद लोगों को पता नहीं है, बीन्स के फ़वाइद पता हो तो। लेकिन यहाँ पे जो ठंडी जगह है, यहाँ पे हमारे जो केपी के है वहाँ पे काफ़ी यूज़ होता है। जहाँ पे बर्फानी इलाके हैं वहाँ काफ़ी यूज़ होता है। और यहाँ पे देखिए, आप इंटरनेशनल में अगर आप कहीं बाहर गए हो देखा होगा वो सैलेड्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और वहाँ छोले की तरह भी इसको खाया जाता है। यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में भी इसी तरह होता है, पर हमारे कराची में या लाहौर में इस तरह उसकी वो ट्रेंड नहीं है। जबकि अगर अवेयरनेस क्रिएट की जाए, अवेयरनेस लोगों को दी जाए कि इसमें ये प्रोटीन्स हैं, ये आपको पता है ये साल जो है ये पल्सिस का साल है, यूएन ने इसको पल्सिस का साल डिक्लेयर किया है। और इस साल में अभी तुर्की गया हुआ था पिछले हफ्ते, वहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी पल्सिस की, और उसमें तमाम पल्सिस को जो है वो सारी डिटेल्स में बताई गई है। उसमें कोई 135 रेसिपी हैं पल्सिस बनाने की, उसको और पल्सिस कंजम्पशन बढ़ाना और पल्सिस के जो फवायद हैं वो बताना और प्रोडक्शन बढ़ाना, ये तमाम चीजें जो है इस जो पल्स यूएनओ के जो यूएन का जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सिस दिया है उसमें ये सारी चीजें हो रही हैं और दुनिया में अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है। पाकिस्तान में इसका सिलसिला कम है, लेकिन इसमें भी अगर आप चाहें तो एक प्रोग्राम कर सकते हैं। चलें, हम उस पर ज़रूर प्रोग्राम करेंगे। अभी तो हम एक छोटी सी ब्रेक की जानिब हमें जाना है, लेकिन हमने अच्छा किया, हमने आपके साथ गुफ्तगू कर ली। आपका बहुत शुक्रिया अनीस मजीद साहब। कुछ चंद अशिया की कीमतें जो थी उनके मुतालिक हमने मालूमात भी करनी थी और कीमतों का वैसे भी जनरल ट्रेंड देखना था। यहाँ पर नाजरीन लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी, बात कर रहे हैं हम महंगाई और रमज़ान के साथ, और आपको पता है कि बरसग़ीर के अंदर पूरे के अंदर ही कोई प्राइस ट्रेंड होगा, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ब्रेक के दौरान मैं थोड़ी तहकीक कर लूँ कीमतों के ऊपर जिनका जिक्र वो कर रहे थे। अच्छा, हैरानकुन बात यह है कि इंडियन रुपी और पाकिस्तानी रुपी की पैरिटी ये कि एक इंडियन रुपी, ये नेट से आप देख कर बता रहा हूँ आपको, मैं भी ओपन मार्केट के अंदर कुछ फ़र्क हो, 1 रुपया 57 पैसे पाकिस्तानी हैं वो 1 इंडियन रुपी के बराबर होंगे। सही कह रहा हूँ मेरे ख़्याल से मैं, यानी 1 इंडियन रुपी जो है इट इक्वल्स टू 1 रुपी 57 पैसास। इस हिसाब से मैंने कन्वर्जन की है नेट के ऊपर, एक वेबसाइट से मुझे प्राइसेस मिले थे। तो अब इसमें यह कि चिकपी, चने को चिकपी कहते हैं, और जनाबे वाला इसमें मैंने चने के, देसी चने के रेट निकाले तो 105 रुपये के आसपास पाकिस्तानी रुपये बनते, ऐसा फ़ी किलो के हिसाब से। इंडिया की मार्केट में रेट, ये जयपुर की मार्केट में बता रहे हैं। जयपुर पाकिस्तान से ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीकी है यहाँ पे। ऐसे ही बात कर रहा हूँ, बात की खातिर बात कर रहा हूँ जी। कराची होलसेल वेजिटेबल मार्केट के जनाब
जो सरबराह हैं जनाब शाहजहां साहब, वो अब टेलीफोन लाइन के ज़रिए हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम करूंगा आपको शाहजहां साहब। जी बिस्मिल्लाह जी, आपका बहुत शुक्रिया। आपको रमज़ान मुबारक हो और बिजनेस वालों को रमज़ान मुबारक हो, कौम को रमज़ान मुबारक हो और खुशखबरी हो फलों और सब्जियों के हवाले से। आप खुशखबरी देंगे या खुशखबरी हमारे लिए हो कोई? आप खुशखबरी को देने लगे? खुशखबरी इंशाल्लाह दे रहा हूँ ना मैं। हाँ, तो आप बताइए कीमतों के मुतालिक बताइए, क्या कीमतें जो हैं जैसे आपने कहा था उनमें कोई तवाज़ुन आया, कमी आई या इजाफा हुआ? हाँ, मुझे याद पड़ता है अली नासिर साहब के आपके एक प्रोग्राम में मैंने कहा था कि इंशाल्लाह रमजान मुबारक में सब्जियों और फलों के हवाले से मैं बात करूंगा कि सब्जियों और फलों के हवाले से खुशखबरी होगी और कीमतें इंशाल्लाह मुनासिब सतह पर रहेंगी। और मैं आपको बता रहा हूँ कि कल जो कीमतें थी, यानी कि रमजान से एक रोज पहले कुछ कीमतें सब्जी और फल की ज्यादा थी, आज उसकी बनस्बत मार्केट में माल भी बहुत ज्यादा था और कीमतें थोड़ी कम थी, 10 से 20%। अच्छा, मैं चाहूँगा थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए चंद चीज़ों के कीमतें, भाव या दाम बता दीजिए, चंद चीज़ों के। हाँ, उसमें आप सब्जियों में अगर जाएंगे तो टमाटर 40 से 50 रुपए किलो है। ठीक है। और कल जो था 50-60 रुपए था, आज 10 रुपए उसमें कमी आई है। और आलू 15 से 20 रुपए किलो है, प्याज 15 से 20 रुपए किलो है और लौकी जो है वो 20 से 25 रुपए किलो है, तुरई 20 से 25 रुपए किलो है। और इसी तरह आप टिंडे ले लें वो 30 से 40 रुपए किलो है। और अदरक जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल है वो 60 रुपए किलो है। और लहसुन भी 200-250 रुपए किलो हुआ करता था, वो 120 और 140 रुपए किलो है। तो ये आवाम के लिए मैं समझता हूँ रमजान शरीफ में ये कीमतें रहना, ये आम दिनों के मुकाबले में कम है। और आज कीमतें, ये आज की कीमतें हैं। अच्छा, चंद फल भी बता दें, चंद गिनती के फल भी बता दें जिनकी कीमतें जो हैं आपके ख्याल से नाजरीन को हमारे पता होनी चाहिए, चंद। हाँ, फलों में तो इस वक्त जो है फलों का बादशाह आम जो है इसका राज है। और आम जो अच्छा वाला आम है, आप समझे कि वो 80 से 100 रुपए किलो है। और आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ एक हफ्ते के अंदर अंदर और मार्केट में इसकी जो प्राइस है वो 10 से 20 रुपए कम होंगी, ज्यादा नहीं होंगी, जबकि रमजान अभी शुरू हुआ है। अच्छा, यानी अब जब सीजन आहिस्ता आहिस्ता चढ़ता चला जाएगा, अभी तो अवाइल होंगे ना सीजन के? जी, अभी अवाइल है और तमाम फ्रूट इस वक्त देखें कि तमाम फ्रूट अवेलेबल हैं। आप देखें आड़ू भी मार्केट में आ चुका है, फिर चेरी है, फिर लीची है, फिर इसके अलावा आपको फालसा है, जामुन है और बहुत सारे फ्रूट जो है ना, अल्लाह की नेमतें जो है ना वो आप समझेंगे बहुत ज्यादा इस वक्त रमजान शरीफ में आपको मिलेंगी। और खसूसन मैं कराची के हवाले से कहूँ कि कराची में जो है वो रेट पूरे पाकिस्तान के मुकाबले में मुनासिब और कुछ कम होते हैं। अच्छा शाहजहां साहब, यहाँ पर मैं चाहूँगा कि एक मैं तजवीज़ भी दूँ और मेरे ख्याल आप भी इसमें साथ दीजिएगा। बात ये कम अज़ कम रमज़ान में हुकूमत को इजाज़त देनी चाहिए कि फ़्रूट एंड वेजिटेबल होल सेलर्स जो हैं वो फेयर प्राइस कोई मार्केट लगाएं या कोई जिसे आप कहें कि एक तरह की फार्मर्स मार्केट इस्टेब्लिश करें, जहाँ पर हमारे जो सार्फिन हैं या आम लोग हैं उनको होल सेल मार्केट के ऊपर फल सब्जियां मिल जाएं। आपको पता है सब्ज़ी मंडी जब से शहर से बाहर गई है, लोगों की रसाई अब होल सेल मार्केट तक नहीं होती, तो इर्द गिर्द ही पथारे वाले रेडी वालों से ख़रीदनी पड़ती है, दुकानों से ख़रीदनी पड़ती है, तो कॉस्ट का फैक्टर आ जाता है। इस सिलसिले में चाहूँगा कुछ कहें। हाँ, बड़ी दुखती रख पे आपने हाथ रखा है हुकूमत की, और ये मंडी बाहर गई है और बहुत अच्छी बात की है कि आवाम की सारिफ की रीच से जो है ना मंडी बहुत दूर हो गई। तो उसका यही हल है, फल सब्जियों के जो बाजार लगते हैं, बचत बाजार लगते हैं। और मैं आपको बताऊं कि बचत बाजार जो भी है, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे वो गुलशन इकबाल में हो या कहीं भी हो, वो आवाम के लिए फायदेमंद है बनिस्बत उसके कि जो महंगी महंगी दुकानों में वो चीजें रख के बेचते हैं। और रेट जो होते हैं वो क्योंकि कंट्रोल होती है कमिश्नर ऑफिस से या जो कमेटी है उसके रेट वो देती है और मंडी से रिलेटेड होते हैं, तो होलसेल रेट से कुछ वो रिलेटेड होते हैं और थोड़ा फर्क होता है और उससे आवाम को रिलीफ मिलता है। और आपकी तजवीज़ बहुत अच्छी है, इस पे जो है वो तवज्जो होनी चाहिए हुकूमत की और इसके इंतजाम अच्छे होने चाहिए, ताकि जैसे हमारे 18 टाउन थे ना, 18 टाउन थे ना, की वजह से बाजार जो है ना कामयाब भी होते हैं और आवाम के लिए फायदेमंद भी है कि उनको दुकानों से ज्यादा सस्ती चीजें मिल जाती है। नहीं, जैसे ये पहले जैसे हमारे 18 टाउन थे ना, तो ऐसे सोचे कि हर टाउन के अंदर एक जो है वो होल सेल मंडी रमज़ान में लगाई जाए ताकि जो जितने लोग हैं सबको ये रसाई उस तक हो जाए।
और होलसेलरों का भी फ़ायदा हो जाए, मंडी वालों का भी फ़ायदा हो जाए, इस हिसाब से क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं, आप बात सही करें, मगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे जाकर कहूंगा कि आप सिर्फ रमजान पर इसको मौकूफ न रखें। आप पूरा साल रखें। 18 टाउन है, 18 टाउन में 18 फेयर प्राइस मार्केट होनी चाहिए, जिसमें ये फ्रूट वेजिटेबल और तमाम ये चीजें, आपको गोश्त वगैरह तमाम जो है फेयर प्राइस मार्केट से उसका नाम हो। जैसे इस्लामाबाद में इन्होंने 4 जो है बनाई हुई है। अच्छा, तो फेयर प्राइस मार्केट इंटरनेशनल तौर पर भी आप देखें, मलेशिया में, सिंगापुर में फेयर प्राइस मार्केट होती है। वहाँ पर हुकूमत जो है उस कीमतों को कंट्रोल करती है और हुकूमत चेक करती है, तो उससे फिर आवाम को फायदा पहुंचता है। तो आपकी तजवीज़ बहुत अच्छी है कि 18 टाउन में अगर 18 फेयर प्राइस मार्केट एस्टेब्लिश कर दी जाए और वो रेगुलर बुनियाद पे हों पूरा साल, तो उनको आवाम को काफी रिलीफ मिल सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है जिसका शायद ताल्लुक ना कारोबार से हो ना बिजनेस से हो, लेकिन आपके किसी न किसी तरीके से आपके हमारे प्रोडक्ट से भी और हमारी मईशत से भी वाबस्तगी है। वो ये कि जिनके पास वाफिर मिकदार से है, अल्लाह ताला ने उनको दिया है, वो ज़िया ना करें रमज़ान के अंदर। तो अमूमन लोगों की आदत ये होती है कि खाने पीने की अशिया के अंदर, चाहे वो फल सब्ज़ियाँ हो या और चीज़ें, उसको अफराद से उसमें बाज नहीं आते। तो उस अफराद की वजह से जो है वो गरीब लोग बेचारे जो हैं वो खाने पीने की अशिया से थोड़े से दूर हो जाते हैं और अफराद में ज़ाया करने का खाना हमारे यहाँ ट्रेंड है। इसके मुतालिक क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है, ये भी आपने एक अच्छा मौजू लिया है कि अफराद से लोगों को, ये तो देखे ना सेल्फ उसके ऊपर है कि लोगों को खुद करना चाहिए। रमजान का महीना सब्जी और फलों के हवाले से ही मैं बात करूंगा। जी। फलों की जो है इस वक्त ज्यादा जरूरत होती है। लोग इसको मदारिस में और जो आपकी तकारीब होती है, अफ्तार पार्टियां होती हैं, उसमें जो ज़िया करते हैं उस ज़िया से बचना चाहिए। और उस ज़िया को जो है वो आवाम, गरीब और मतवस्त तबका जिसके लिए वो इंतजाम करें, ना कि अशराफिया के लिए भी करें, मगर उसके ज़िया से बचना चाहिए। बल्कि बहुत नेमतें, फल और फ्रूट जो है उसकी कमी नहीं होती पूरे रमजान में। आप देखेंगे नेमतें ज्यादा ही ज्यादा है और इससे शराफिया को जो वो ज़िया करते हैं उस ज़िया से परहेज करना चाहिए। मसाजिद में, मदारिस में रोजे की इफ्तारी होती है, वहाँ पर आम लोग होते हैं, मतवस्त तबका या गरीब लोग जो है वहाँ इफ्तारी के लिए पहुंच जाते हैं। तो ये तो उनको अल्लाह ताला की तरफ से रमजान शरीफ में जो है और फिर ऐसे मुखियर हज़रात जो है वो इंतजाम करते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि वो बहुत अच्छा करते हैं। फ्रूट सब्जी से भी बहुत सारे फ्रूट भर भर के जो है ना वो सुजुकियाँ भर के या इस तरह भर के मदारिस में, मस्जिदों में जाती हैं। और फिर आजकल तो ये भी ट्रेंड चल गया है कि रोजा अगर रोड पे खुल रहा है तो रोड में पैकिंग की हुई जो है इफ्तारी दी जाती है। और ये मैं समझता हूँ कि लोग मुखियर हज़रात जो है उनकी सोच अच्छी है, जो इदारे हैं वो इसमें जो काम कर रहे हैं ये अच्छी बात है रमजान शरीफ में। और ये अल्लाह ताला की बरकत, रमजान की बरकतें हैं, अल्लाह ताला की नेमतें हैं, रहमतें हैं रमजान के महीने। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी है मेरे जहन में थी, मैंने कहा आपसे पूछूंगा। बात यह कि हमारा फल मंडी में भी और फिर रिटेल में भी ज़ाया होता है। आपने देखा होगा फल सब्ज़ी वाला, जो छोटी दुकान वाला भी होता है, वो मुनाफे की खातिर अपना मुनाफा तो कमा लेता है, लेकिन उसकी थ्रो अवे या वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा, क्योंकि दिन के आखिर में उसके पास बहुत सारी चीज़ें बच जाती हैं, अगले दिन वो गल जाती हैं, या तो किसी गरीब के दस्तरखान पे पहुंच जाती हैं, या फिर कोई जूस बनाने वाले जो होते हैं वो गले हुए फलों के साथ जूस वूस बनाकर लोगों को जो है वो, अब मैं क्या बोलूँ, बेवकूफ़ लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेता हूँ, बना देते हैं। इस सिलसिले को कुछ बताइए, किस तरह से हल किया जाए वेस्टेज को रोकने का? ऐसा होता है। वजह ये है कि आज जो फल वाला है उसकी जो माइंड लेवल है ना वो ये हो चुका हुआ है कि उसको जो हर चीज दूसरे, जैसे आप अभी अनीस मजीद साहब का इंटरव्यू कर रहे थे, मैंने सुना बड़ी गहरी गहरी बातें कर रहे थे, डॉलरों में बातें कर रहे थे। तो वो जो चीजें उसको लेना पड़ती है ना, तेल लेना पड़ता है, घी लेना पड़ता है, आटा लेना पड़ता है, चीनी, तो उसका पहले उसकी जो है उसको 200-400 रुपए में गुजारा होता था। अब ठेले वाला कहता है कि कम से कम उसका प्रॉफिट मार्जिन उसने ज्यादा कर लिया। वो कहता है कम से कम 1000 से ऊपर की सोच रखता है कि 1000 से ऊपर तो मुझे इनकम हो, कि मैं अभी दूसरे खर्चात मैंने करने हैं तो वो उस तरफ जाके इस तरह हो। तो इसलिए वो उसी रेस में जाके ना कीमतें अपनी बढ़ा के रखता है। मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 20 से प्लस रखता है, 30-40, 20 से 30 रुपए पर केजी पर कोशिश करता है। जब वो नहीं बिकता, रात को गलता है, सड़ता है, या कम बिकता है फिर सस्ता भी करता है। ये चीजें हैं, तो दूसरी चीजों का जो है ना असर है। इस वजह से उनको भी ये आइटम ऐसा है कि आप देखें शाम को अगर वो बेच के, सस्ता बेच के जाएगा तो दूसरे दिन दूसरा लेगा।
तो इसलिए इसको जो है मैं कहता हूँ कि खुला भी छोड़ देना चाहिए, इसके ऊपर कोई इतनी कदगन नहीं लगानी चाहिए। सब्जी और फ्रूट के ऊपर पेरिशेबल आइटम है, तो जब ओपन मार्केट में छोड़ देंगे, कंपटीशन होगा, तो फिर ये लोग चीजें 70 बेचते हैं, तो दूसरा 40 बेच रहा है तो 35 बेच के जल्दी बेच के अपनी खत्म कर दूंगा। अच्छा, आजकल इंटरनेट कंप्यूटर का दौर है और मेन इशू ये है कि अब बाइंग सेलिंग खाने पीने की अशिया की इंटरनेट के ऊपर शुरू हो गई है, तो क्यों ना फल सब्जियों का भी सिस्टम ऐसा बना लिया जाए कि बड़े बड़े रिटेलर या फिर बड़े बड़े होलसेलर जो हैं इंटीग्रेट करें और जो फल सब्जी जिसको चाहिए वो उसके डोर स्टेप पे उसको मिल जाए। क्या डोर स्टेप सोल्यूशन दे सकते हैं? इसमें बड़ा पैसा बहुत है, इसमें गोरों ने बहुत पैसा कमाया है इस चीज़ में। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा सबका है जिनको के डोर स्टेप जो है सर्विसेज मिलनी चाहिए, और अभी तो इंटरनेशनल तौर पर तो आपको पता है ड्रोन के जरिए जो है ना वो डिलीवर की जा रही है। हाँ, ड्रोन के जरिए कर रहे हैं, ड्रोन के जरिए डिलीवर की जा रही है एशिया। तो ये हमारे यहाँ भी कुछ देखें, जैसे बड़े चैन स्टोर हैं, वहाँ पर जो है बड़े अच्छे माहौल में जो है सब्जियां फ्रूट भी मिलते हैं, तो ऐसी बिल्कुल हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। दूसरी चीजों में हो गया है तो इसमें भी हो, सब्जी फ्रूट में भी पॉसिबल है, आप हो सकता है, आपकी अच्छी तजवीज है और मिलना चाहिए लोगों को, जैसे कि सहूलत का दौर है, तो इसमें कोई ऐसी फिर वही बात है, फिर उसमें क्वालिटी अगर मिलेगी तो फिर उसके प्राइस जो है ना, ये शराब के लिए, आम आदमी के लिए तो बेहतर ये है कि वो खुद जाए, ठेले पे जाए, बाजार में जाए और मार्केटिंग करे और उसकी आप क्वालिटी को चेक करे और फिर ले, तो वो उसके लिए बेहतर है। आम आदमी या मध्यस्थ तबके का आदमी अगर उसकी बात करेंगे तो उसके लिए वही बेस्ट है। शॉपियर के लिए तो क्वालिटी भी मिल जाए, तो पैसे दूसरे नहीं है, डॉलरों में भी पेमेंट कर देते हैं, कहते चीज हमें पहुंच जाए, अच्छी पहुंच जाए, इम्पोर्टेड पहुंच जाए, तो उसके लिए तो कोई मसला ही नहीं है। और आम आदमी को जो है मैं समझता हूँ कि मार्केट में जाना चाहिए, बाजार में जाना चाहिए, अपनी पसंद की चीज जो है वो खुद तय करनी चाहिए और उसको बार्गेनिंग करनी चाहिए, तो यही उसके लिए बेहतर है। आपका बहुत शुक्रिया जनाब शाहजहां साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हुए, बड़ी अहम गुफ्तगू हुई शाहजहां साहब के साथ। और बात यही हो रही थी नाजरीन, हम महंगाई के मुतालिक बात कर रहे थे कि हमारे माशरे में या हमारी मईशत में हम देखते हैं कि रमज़ान के महीने की आमद के साथ साथ अब मैंने इस चीज़ पर शिकायत करना छोड़ दी है, क्योंकि माशरे की इस्लाह करने का कोई फ़ायदा नहीं जब सुनने वाला सुनने को तैयार ना हो, और मईशत के अंदर इस्लाह करने की ज़रूरत नहीं जब सुनने वाला सुनने को तैयार ना हो। महंगाई उरूज पर पहुंचती ज़रूर है, हम कोशिश करते हैं बिज़नेस प्लस के अंदर कि आपको उसके सारे जो हैं अवामिल जो उसके पीछे हैं उसके मुतालिक आपको बताते रहें। मेहमानों को भी बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं, ताकि दाम भाव आम आदमी की ज़ुबान में भी बात करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है, और ताजिर सनतकार की आवाज़ भी पहुंचाना आगे ये भी बहुत ज़रूरी है। तो बात यह कि अपनी मजबूरियाँ बतलाते हैं, लेकिन असल मजबूरियाँ होती हैं गरीब लोगों की, मुतवस्सित तबके की, जिनके महदूद वसाइल की वजह से, उनकी रसाई ना होने की वजह से बहुत बड़ा इकोनॉमिक इशू हो सकता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है नाजरीन। अली नासिर को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।